हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। जी हाँ दोस्तों, आज से मैं आपके एसके झा द्वारा संचालित जो बुक है, जिनका लेखक हैं आर.के. सिंह, उनके पूरे प्रैक्टिस सेट का मैं रोज़ एक सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। यानी रोज़ एक सेट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर बिहारी स्टाइल में मैथ लिखा हुआ है, तो इसको बढ़िया से कर लीजिए मैथ, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आप डायरेक्ट मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सको और लाइव जुड़ सको, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। बोल रहा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए, मेथड 1 तो हुआ कि आप इसको पूरा सोल्व करो और निकालो, आपका आंसर आएगा। मेथड 2 हुआ कि थीटा का कुछ वैल्यू पुट करो और जो आंसर आया उसे निकालो। या मेथड 3 हुआ कि आप ट्रिपलेट का यूज करो और इसका आंसर आसानी से निकालो, ट्रिपलेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे जो आसान मेथड है ट्रिपलेट से बनाकर दिखा दे रहा हूँ। जिसे देखिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसको हम थीटा लें और ये 90 डिग्री लें, ठीक है। ट्रिपलेट कुछ भी ले सकते हैं, 6, 8, 10 ले सकते हैं, या फिर 3, 4, 5 ले सकते हैं। जो भी ट्रिपलेट आपके मन में आए ले सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर हम 3, 4, 5 ले लेते हैं, 3, 4, 5, ठीक है, तो आपका सवाल बन गया। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो आधार क्या हुआ, इस थीटा के लिए आधार 4 हुआ और लंब 3 हुआ, तो 4 बटे में 3, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, यानी कि 5 बटे में 3। कर्ण यहाँ पर 5 है और लंब इसके लिए, इस थीटा के लिए 3 हो जाएगा, तो 5 बटे में 3। आप चाहो तो यहाँ पर भी थीटा लेकर बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए लंब हो जाएगा सामने वाला और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। इतना बात का आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों को तो ये पता ही होगा, ठीक है। अब 1 प्लस टेन थीटा लिखना रह गया, तो कोट का उल्टा होता है। तो कोट यहाँ पर 4 बटे 3 आया है, तो 3 बटे 4 कर लीजिए, ठीक है। अब लिखना रह गया सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो कोस का उल्टा है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको कर्ण बटे में आधार। ये सब फॉर्मूला मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ एक आध दो, ठीक है। फिर भी आप लोग इसको बेसिक है तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण 5 है और इस थीटा के लिए आधार 4 है, तो 5 बटे में 4 आपका आंसर आ गया। लीजिए कितना हो गया, 3। एलसीएम निकाल रहे हैं, बट्टे पर का सिंपली जोड़ बना रहे हैं, ये तो आना चाहिए। तो हो गया 3, 4, 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया 4, 3, 7, 5, 12 बटे में 4। तो 3 चौके 12 और 4 से 4 आपका कैंसिल, तो आपका कितना आ गया, 2, ठीक है। अरे ठीक है, आया समझ में। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले, अच्छा 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु में अनुपात, यानी उसके एज में जो रेशियो दिया गया है वो 3:5 का था। यदि उनकी वर्तमान एज में 2:3 का अनुपात हो, तो 20 वर्ष बाद उसकी आयु में कितना का अनुपात होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरा बड़का भैया है, ठीक है, बिहारी स्टाइल में समझिए। अगर मैं यहाँ पर 10 साल का हूँ, अगर वो 15 साल का है, तो 10 वर्ष बाद की बात किया जाएगा तो मैं 20 साल का हो जाऊंगा, और वो कितना हो जाएगा, 25 साल का। तो एक चीज़ यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है कि अगर वर्तमान में था, तब भी मेरे और मेरे भाई के बीच 5 का डिफरेंट था। अगर हम लोग 10 साल के हो गए, अरे 10 साल ज़्यादा हम लोगों का उम्र हो गया, तो तब भी डिफरेंट 5 का ही है। बस यही थ्योरम आपको अप्लाई करना है, इसमें आपका सवाल बन गया। जिसे यहाँ पर गीता है, यहाँ पर हो गई गीता, और यहाँ पर हो गई सीता, और रेशियो दिया है 3:5। ये कितना वर्ष पहले है, 10 वर्ष पहले, तो -10 लिख दिए, ठीक है। अरे समझे। अब बोल रहा है कि वर्तमान में, यानी 0 पर आ जाते हैं। वर्तमान में क्या हो गया भाई, 2:3 हो गया। तो यहाँ पर देखो तो 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंट, और 2 और 3 के बीच 1 का डिफरेंट, कभी ऐसा हो सकता है। अरे यहाँ पर हमेशा तो डिफरेंट बराबर रहना चाहिए, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर समझिए। तो इसमें अगर हम कर देते हैं, इसमें डिफरेंट है 2 का, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6।
अब देखिए तो टोटल में कितना का चेंज आया, 5 में से 6 गया 1, या फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, ठीक है, चेंज आपका 1 का आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पर 6 में से 5 यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर 4 में से 3, ठीक है। टोटल में चेंज 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 10 वर्ष का, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। तो यहाँ पर वर्तमान की अगर बात करें तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, अरे ठीक है, और 6 का वैल्यू हो जाएगा 60। अब बोल रहा है 20 वर्ष बाद, तो 40 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 40 में 20 जोड़ोगे तो हो जाओगे 60, और 60 में 20 वर्ष जोड़ोगे तो हो जाओगे 80, ठीक है। अब रेशियो निकाल दो, 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80, 3:4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। दिया है कि 3 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 81, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बना लो, या फिर इसे हल कर लो। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 9th क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे कि a टू द पावर m माइनस n बराबर होता है a टू द पावर m बटे में a टू द पावर n। अरे पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो और याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 3x माइनस 1 लिखा है, 3 टू द पावर x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर x, और बट्टे में 3 के पावर 1, और बराबर 81 को कितना लिख सकते हो 3 के पावर 4, अरे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो हो गया 3 के पावर 4। तो 3 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 1। तो फिर एक फार्मूला पढ़े होगे कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n बराबर क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो इसको याद रख लो और इसको याद रख लो। तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 5, यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया 5, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पर कि 120 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में पाए गए अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। देखिए इससे अच्छा मुहूर्त नहीं होता है आपको औसत निकालने का। 2 यहाँ पर दिया रहता है और बीच वाला दिया रहता है, यानी कि टोटल दिया रहता है। तो एवरेज मारो डायरेक्ट, अरे एलिगेशन, ठीक है, आप माफ कीजिएगा एलिगेशन। तो बीच वाला 35 और उत्तीर्ण दिया है 39, ये है उत्तीर्ण, ठीक है। अनुत्तीर्ण कितना दिया है 15, तो 35 4 39 और 15 20 35, तो कितना हो गया 4 5 20 और 4 1 4, टोटल हो गया 6 यूनिट, ठीक है। और 6 यूनिट का वैल्यू दिया है 120 छात्र, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो अब पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो उत्तीर्ण तो यही ना है 5, तो 20 5 अरे 100 हो जाएगा, 100 छात्र। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्र इतना मीटर स्क्वायर है जिस पर जमीन से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर की ऊंचाई पर तार बांधा गया है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक हो तो कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले परिधि पता करना होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर दे दिया है 31,684, तो ये बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 31,684। अरे वर्गमूल निकालना जानते हो, अगर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना आ सकता है, या तो आएगा 8 64 8, या फिर 2 दूना के 4। अरे 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 64 यूनिट डिजिट 4 आएगा, या फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो इस लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर देते हैं। अब देखते हैं कि किसके आसपास इसके आसपास पूर्ण वर्ग कौन है, ठीक है। तो 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है, 289 के आसपास है। तो 289, तो यहाँ पर 17 मान लो, लेकिन 17 में 18 से मल्टीप्लाई करके देखो कि इससे ज़्यादा आ रहा है कि कम, ठीक है। तो 17 में 17 से गुणा करेंगे तो 289 और प्लस 17, 9 7 16 के 6, 8 1 9 1 10, 306, यानी कम आ रहा है तो ज़्यादा वाला ऑप्शन लो। तो 17 तो रहबे करेगा और 8 हो जाएगा, यानी ज़्यादा वाला। आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि आप तो वर्गमूल निकालना जानते नहीं हो। तो 178 याद रखो, ठीक है, या फिर बेसिक से निकालो, या फिर यार कमेंट करो मैं सिखा दूंगा, ठीक है।
तो 178, तो परिधि कितना हो जाएगा, परिधि हो जाएगा आपको 178 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है। यहाँ देखिए जमीन से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर की ऊंचाई पर 4 तार बांधा गया है। तो अगर टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और परिधि यहाँ पर 178 है। अरे परिधि टोटल है और 4 तार हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि परिधि से 5% अधिक है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो 5% अधिक का मतलब 105/100। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया 5 से 21 बार में और 5 से 20 बार में, 4 से 5 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो ये तो श्योर हो गया कि आपका सीधा सीधा आंसर आएगा नहीं, आएगा दशमलव में। और एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसे कहते हैं बिहारी जुगाड़। ठीक है, या फिर 5 से मल्टीप्लाई करने का 5 से डिवाइड करने का नियम होता है कि जितनी संख्या है उससे गुणा करो। ठीक है, फिर उसमें 2 से गुणा करो और 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से चेक करो, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से चेक करके देखो, दिखा देता हूँ मैं कि कैसे आंसर आपका आ रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, 4 वाट है 32, 2 हो गया और 2 एकम 2, तो यूनिट डिजिट 2 हो गया, लेकिन हमें 2 से गुणा करना है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, क्योंकि 5 से भाग देना है। ये सब बेसिक रूल है, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो 1 अंक के बाद दशमलव यानी कि अंत में आपको 0.4 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन 0.4 है। ठीक है, अगर दशमलव भी है भाई यहाँ पर आंसर दिया रहता है तो आप इसका अंदाजा लगाकर मार सकते थे। यहाँ पर तो कोई दशमलव में है ही नहीं, तो डायरेक्ट मार दो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत बेसिक सा सवाल आ गया। इसका सूत्र होता है CI माइनस SI बराबर P इंटू R बट्टे में 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे में 100। ये होता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। या फिर 2 वर्ष के लिए बात करिए जाए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए होता है P R बटे में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 300 प्लस R बटे में 100 जुड़ जाता है। तो अब बैठा लीजिए P 4500, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, 4500, R हो गया 864 और 100 2 बार है, स्क्वायर है। 300 प्लस R तो 8% रेट है तो 308 हो जाएगा और 100 से भाग दे दो। ठीक है, तो आप कटा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 9 45, 5 20 से 100, 4 से 16 बार में और 4 से 5 बार में, तो 16 9 144 बटे में 5, तो 144 बटे में 5 यानी कि 2 से गुणा करके 1 अंक के बाद दशमलव बैठा लो, 288, तो 288 यानी 28.8 और एक कितना हो गया 3.08 हो जाएगा। अरे 100 से भाग दोगे तो 3.08। या तो गुणा करो या फिर बिहारी जुगाड़ लगाओ। तो यहाँ पर 3.08 को 3.1 मान सकते हैं करीब करीब, तो थोड़ा सा आंसर ज़्यादा आएगा तो थोड़ा सा कम ले लीजिएगा। ठीक है, तो 28.1 में आप गुणा कर दे रहे हो 3.1 से। ठीक है, तो 31 आठे कितना होता है, 31 आठे होता है 8 इकाई 8 और 3 के 24, 248। ठीक है, तो कैरी किया 24, तो 31 आठे फिर 248, तो 248 प्लस 24 यानी 8 4 12, 4 2 6 1 7, 272, तो आपका 2 कैरी किया 27। ठीक है, और 31 दूना के कितना होता है, 31 दूना के होता है 62, तो 62 प्लस 27 कितना हो जाएगा 9 6 2 8, 89 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। ठीक है, तो अब 89.28 से थोड़ा सा कम, ये देखिए बहुत कम हो गया, और ये सब भी बहुत कम हो गया, 87.7 है, थोड़ा सा कम मतलब 88.7। आपका बिहारी जुगाड़ से आंसर आ गया। या फिर चाहो तो गुणा करो, करते रहो, 2-3 दिन लगेंगे शायद करने में, क्योंकि गुणा इतना आसान नहीं है 28.8 का 3.08 से गुणा करना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3x बराबर 0 का कोई हल ना होने की स्थिति में के का मान। तो कब होगा कोई हल नहीं? जब डी जो होता है लेस देन 0 हो जाएगा। अरे 0 से छोटा हो जाएगा तो डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना किया जाएगा तो यहाँ पर ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर आपका हो जाएगा के, ठीक है, और सी बराबर हो जाएगा 3 के। तो ये कितना हो गया? बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3 के, और ए लेस देन 0 है तो के स्क्वायर माइनस 4 12 के लेस देन 0, तो के कॉमन ले लीजिए तो के माइनस 12 लेस देन 0, ठीक है। तो एक के बराबर आपका 0 आ जाएगा और एक 12, तो 0 12 के बीच में आपका आंसर हो जाएगा 0 12 के बीच में, यानी के बिलोंग्स टू 0 और 12। तो ऐसा कौन ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है। इसमें छोटा बड़ा मत देखो यार, एक ही ऑप्शन है तो मार दो। क्यों छोटा बड़ा पर दिमाग लगा रहे हो? मैं जान रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटा बड़ा, लेकिन के बिलोंग्स टू 0 12 तो 0 12 एक ही में ऑप्शन है, मार दो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला कि अच्छे 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है, तो अच्छे को 1 साल में कितना लाभ हुआ? तो दोनों के बीच का डिफरेंट, अरे 6 दूना के 12% हो गया, 12%, और ये कितना हो गया? 9 दूना 18%, तो इसके बीच का डिफरेंट कितना हुआ? 6%। तो यहीं तो आपका उसको लाभ हो जाएगा 3,000 का 6%, कितना हो गया? 36 18 यानी 180 रुपया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बोला है 189 बट्टे में 135 को सरलतम रूप। तो पहले देख लीजिए, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से, 9 8 17 1 18, 3 से जा रहा है, 5 3 8 1 9, 3 से जा रहा है, तो 3 6 के 18, 3 3 9, 3 4 के 12, 3 5 15, उसके बाद 9 से, 9 7 63, 9 5 45, 7/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया। बोला एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात यानी उसके बाद उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों का एक सामान्य मूल्य पर बेची है, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंट दे दिया कि एसपी दोनों का समान है, ठीक है। तो घड़ियों का क्रय मूल्य बतावें, देखिए यहाँ पर समझो 15% हानि, मतलब अगर यहाँ पर मैं 15% हानि लिखूँ तो 100 से 85, 100 अगर सीपी है तो एसपी कितना हो गया? 85, और यहाँ पर 19% लाभ, मतलब 19% लाभ मतलब 100 से, ठीक है। इसको कटा लो 5 से 20 बार में और 5 से 17 बार में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हिंट आपको क्या दिया है कि दोनों घड़ियों का सामान्य मूल्य पर बेचा है, माना दोनों घड़ियों का एसपी जो है समान है। तो यहाँ पर 119 है और यहाँ पर 17, ये कैसे हो सकता है? दोनों को समान करो, तो इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 17 7 19 से 119 हो जाएगा, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 20 7 140, ठीक है। तो ये तो 119 से 119 समान हो गया। अब देखो टोटल सीपी अगर देखा जाए तो 20 7 140 प्लस 100 240 सीपी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि दोनों घड़ियों को 480 रुपया में खरीदा है, तो 240 का वैल्यू 480 यानी कि 2 गुना, तो दोनों का आप दाम पूछ रहा है, तो एगो 140 है तो 280 का हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू 200 हो जाएगा क्योंकि डबल है, यानी 240 का वैल्यू 480 दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप बैक करके भी समझ सकते हो इसको, या फिर डायरेक्ट समझ सकते हो, ठीक है। एक ही बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, बोला है कि एक बुक सेल्फ पर प्रबंधक की 3 पुस्तक, दर्शन शास्त्र की 2, ठीक है भाई 2, चिकित्सा की 3 और मनोविज्ञान की 1 पुस्तक। सभी पुस्तकों को बेहतरीन कितनी तरह से लगाया जा सकता है, यानी परमुटेशन, तो 3 3 6 1 7 2 9, 9 तरह से, यानी फैक्टोरियल 9। तो अब तो फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकालना आसान नहीं रहा, तो लिख लो यार, नहीं रहा तो क्या हुआ, निकाल लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या हो गया? 2 तिहाई 6 चौके 24 5 120 6 के 720 7
720 साते 5040 गुणे 72, 5040 गुणे 72। तो अब 72 से गुणा क्यों करना है यार, 70 से गुणा करके अंदाज लगा लो, बहुत दूर दूर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 से गुणा कर ले रहा हूँ मैं और अंदाज लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 00। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 पाँच 35, 35 के करीब वाला ऑप्शन ले लो। तो यही एक ऑप्शन है, ये तो बहुत नज़दीक है, ये बहुत नज़दीक है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। या फिर इसमें चेक करो तो 3 का मल्टीपल, तो 3 का 4 3 2 5 4 9 ये भी है, 8 1 9 ये भी है, यानी मल्टीपल पर इसका मतलब क्वेश्चन नहीं सेट किया गया है। 4 का मल्टीपल 20 ये भी है, 8 का मल्टीपल मल्टीपल पर नहीं है। ठीक है, इसी तरह दिमाग लगाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। देखो अगर सम बराबर रहेगा 30 + 10 40, 35 + 5 40 और 25 + 15 40। अगर सम 40 रहेगा, अरे 40 नहीं रहेगा मतलब बराबर रहेगा, तो जो पहले ज़्यादा परसेंट रहेगा वही ग्राहकों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको याद रख लो, जो ज़्यादा रहेगा पहले वही ग्राहकों के लिए अच्छा रहेगा। अगर सम बराबर नहीं रहता, अगर 40-40 हर जगह नहीं रहता तो हम लोग निकालते कि कौन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्यों निकाले, मैं आपको ट्रिक बताइए दे रहा हूँ कि जो सबसे मतलब पहले जो ज़्यादा है वहीं आपका आंसर होगा। तो ज़्यादा कौन है, 35 है। ठीक है, तो यहीं आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया। और आदित्य 45% अंक प्राप्त हुआ और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। एक 40 लिया रहा है और 20 से फेल हो जा रहा है, तो 40% में 20 जोड़ दो, पास कर दो बेचारे को। और एक 45 लिया रहा है और 30 बेसी लिया रहा है, तो इसको भी पास करो 30 कम करके। ठीक है, तो 45 40 यानी 5% का वैल्यू कितना हो गया, 20 30 50। तो 5% का वैल्यू 50, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो अब क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। तो 40% प्लस 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2%। अरे 10 का वैल्यू 1%, तो 20 का वैल्यू 2%, तो ये हो गया 2%। और 40 2 42%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है 6x - 11y + 11 = 0 और 15x - ky - 9 = 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान। कोई हल संभव कम नहीं होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस आप पुट कर दो, a1 कितना है 6, a2 कितना है 15 बराबर b1 कितना है -11 और b2 कितना है -k, और k का ही वैल्यू पूछा है तो इसको इग्नोर करो। अगर नॉट इक्वल टू में आंसर दिया रहा था तो इसको भी लेते, लेकिन नॉट इक्वल टू में तो आंसर देवे नहीं किया है, डायरेक्ट पूछा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 × 11/6, के बराबर आपका हो जाएगा 15 × 11/6, 3 दूना के 6, 3 5 15, 11 5 55/2 यानी कि 27.5। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15, बोला है कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। मान लो यह स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन जा रही है और पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर/आवर की चाल से प्रस्थान करती है। दूसरी का चाल है, यहाँ पर v2 दे दिया है 70 किलोमीटर/आवर, और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। ठीक है भाई, तो 5 घंटे के बाद आ जाती है, तो इसका टाइम कितना हुआ, 5 घंटा। ठीक है, लेकिन पहली ट्रेन 2 घंटा के बाद, पहली के 2 घंटे के बाद जाती है, तो पहली 7 घंटा चल दी। अरे पहली का टाइम हो गया 7 घंटा और उसका चाल पूछ रहा है, तो v1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है v1 t1 बराबर v2 t2, अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो एक ही जगह पहुंच रही है, तो v1 t1 कितना हो जाएगा, 7 × v1 बराबर 70 × 5, तो 7 दहा में 70, 10 5 50, 50 किलोमीटर/आवर यानी कि डी। ठीक है, अरे समझ लो एक बार और। बोला है कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर/आवर की चाल से प्रस्थान करती है। इसकी चाल 70 दे दिया है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, तो टाइम इसका 5 घंटा लगा। लेकिन पहली ट्रेन को कितना लगा,
तो 2 घंटा अधिक चल दिया, ठीक है, क्योंकि 2 घंटा के बाद ना ये दूसरी ट्रेन जा रही है, तो पहली 5 घंटा और 2 घंटा 7 घंटा चल देगी, ठीक है। बस यही तो दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि नीता के पास 3 रंगों के गेंद है, क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास पीले रंग के कितने गेंद है। यहाँ पर डाटा सफिशिएंस का सवाल है। 6 गेंद है, 1/3 गेंद नीला, तो 6 का 1/3 2 नीला हो गया, आधी गेंद लाल, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 लाल, ठीक है। तो टोटल 6 गेंद है और 6 में 2 नीला और 3 लाल, तो 1 पीला। तो आंसर इसका क्या बना, तीनों रहेगा तभी तो हम निकाल सकते हैं कि पीला गेंद कितना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया है देर, यहाँ पर दिया है जल्दी। जब भी आपको देर जल्दी दिया रहता है तो समय जुटता है, देर जल्दी तो समय जुटता है। अगर देर दिया रहता तो घटता, अगर जल्दी दिया रहता, ठीक है, तो घटता। अगर जल्दी और देर दिया रहता तो जुटता। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखो। और दूरी निकालने के लिए आपको पता ही है डायरेक्ट कि टी इंटू चालों का गुणनफल बट्टे में चालों का अंतर, बस आपका सवाल बन गया। इसको रेशियो से भी बना सकते हो, लेकिन इससे आसान नहीं रहे रेशियो, ठीक है। चालों का अंतर, तो टी कितना हो गया 10 और 16 10, अरे यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर 6 मिनट, और यहाँ पर बताएं हैं कि देर और जल्दी रहेगा तो जुटेगा, तो 16 मिनट, तो इसको घंटा में कर लो 16/60। और चालों का गुणनफल कितना हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3, अंतर कितना हो गया 3 और 2.5 में 10.5 का अंतर। बस आपका सवाल बन गया। 5 से 5 बार में, और 5 से 12 बार में, और 3 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, 4 किलोमीटर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी तो प्लेटफॉर्म टावर से कितना दूर था। देखिए यहाँ पर मान लो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसका दिया है ऊंचाई 10 मीटर, ये है प्लेटफॉर्म, और 10 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, यहाँ पर कोई टावर है, ठीक है, और इसके शीर्ष से उन्नयन कोण दे दिया है 30 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू आपका दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और दिया है कि टावर की ऊंचाई 70 है, टोटल यहाँ पर 70 है, और ए हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब आपका सवाल बन गया। तो 30 का वैल्यू बैठा दीजिए। tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3, यानी ए होता है लंब और ए होता है आधार। तो लंब कितना हो गया 1 और आधार हो गया √3, और लंब का वैल्यू कितना दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू 60 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अरे यहाँ पर 60 बचा, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू हो जाएगा 60√3। बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 बोला 88 अंकों का विभाजन जयंती और प्रतीक के बीच होता है। जयंती प्रतीक, तो बोल रहा है जयंती को कितनी राशि मिलेगी, तो जयंती को कितना मिलेगा 5, टोटल में 5 मिलेगा, और टोटल कितना है 11, और 88 में मिल रहा है, तो 11/88 और 8×5=40। इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है बटन का मध्यन यानी मीन 14 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक मतलब होता है स्टैंडर्ड वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस बराबर क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन, याद कर लो सूत्र, मल्टीप्लाई बाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, मानक विचलन 5 और मीन दिया है 14, और परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो जाएगा 50, 7, 250 बटे में 7, यानी 7 तिया 21, 7 5 35, 7 7 49, 35.7, ठीक है। ये सूत्र याद कर लो। इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे में माध्य गुणे 100, ठीक है, इसको याद कर लो।
क्वेश्चन नंबर 21 बोला एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ ए और बी है जिसका रेशियो जो है 7:5 है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया गया है। 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी से प्रतिस्थापित किया जाता है, मिश्रण में से 9 लीटर निकाल करके 10 लीटर बी मिला दे रहा है, तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। समझो यहाँ पर ए है और बी है। पहले 7:5 था और 9 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर बी को डाल दिया तो 7:9 हो गया। ठीक है, तो ए तो सेम ही रहेगा और सेम यहाँ पर है है, तो बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बी में कितना यूनिट का चेंज आया? 4 का। बी में 4 यूनिट का चेंज आया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 10 का, क्योंकि 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/4। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर टोटल सॉल्यूशन का देखा जाए, टोटल सॉल्यूशन कितना है, तो यहाँ पर 7 + 5 12 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 10/4, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 × 10/4, तो ये कितना हो जाएगा? 4×3 12, 10×3 30। लेकिन इसमें पहले ही बोल दिया है कि मिश्रण को 9 लीटर निकाला गया है, तो मिश्रण यहाँ पर 30 आ गया, तो टोटल हमें करना रहेगा, तो 30 में 9 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 39 लीटर। ठीक है, अब 39 लीटर में पूछ रहा है कि ए कितना लीटर है, तो ये कितना लीटर है, तो ए पहले देखिए कितना भाग है, 7/12 भाग है, टोटल 12 है और ये 7 भाग है, तो 7/12 भाग, तो 7/12 और मल्टीप्लाई बाई 39। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन तो बड़ा भयंकर आ गया, कुछ दिमाग है? 3 से कटेगा क्या? 3 × 4 = 12, 3 से 13 बार में 13 7 102, 7×3 21, 7×1 7। अच्छा, 13 7 91 ही होता है क्या? 7×3 21, 7×1 7 2 9, 13 7 91/4, यानी आपका आंसर आएगा पॉइंट में, और ये सब तो बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन से भी छांट सकते हो यार, 91/4 से भागा भी दे सकते हो, कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 बोला है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 729 को आप लिख सकते हो किसका स्क्वायर है? स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। ठीक है, क्यूब करके देख लो, आपको 10 12 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो 9 के क्यूब को क्या लिख सकते हो? 3 के पावर 2 और होल पावर 3, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6। ठीक है, तो बोला है कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है, कितना पूर्ण वर्ग हो जाएगा? एक हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बोला है 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल 1147 है और अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है, तो तीनों अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो यूनिट डिजिट 7 एकम 7, यहाँ पर 7 आ गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यूनिट डिजिट पर तो बात बनेगा नहीं। डिजिटल सम देख लो, यहाँ पर 2 1 3 और गुणनफल न बोल रहा है, गुणे 4 7 11, 11 यानी 1 1 2, डिजिटल सम आता है ना 2, और इसका कितना हो जाएगा? 1 1 2 4 6 7 13 3 1 4, तो 6 और इसका दिया है 4, ये सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, ये देखिए 3 1 4 और 7 3 10 यानी 1, तो 4 होना चाहिए। इसका क्या दिया है? 1 1 2 4 2 6 7 13 3 1 4, सेटिस्फाई कर गया। तो अब इसका चेक कीजिए, तो ये कितना हो जा रहा है? दोनों का आना चाहिए 1527 17 के बराबर, तो 7 3 10 यानी 1 और 6 1 7, तो 7 आ गया। तो इसका भी देख लीजिए, 7 डिजिटल सम आना चाहिए, तो 5 1 6 1 7 7 14 यानी 4 1 5, यानी नहीं हुआ। इसका आ रहा है 5 और इसका आ रहा है 7, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, 31 37 पर तो सेटिस्फाई कर ही रहा है 1147। अब 37 41 देख लो, तो 7 3 10 यानी 1 और 4 1 5, तो हो गया 5 और इसका 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल सम आपको आता है तो क्वेश्चन आएगा, और नहीं आता है तो नहीं आएगा, इसमें साफ बात है। ठीक है, और डिजिटल सम कोई खास बात नहीं है। ठीक है, डिजिटल सम में हमने क्या किया,
इसको जोड़ कर देखा, ठीक है, 3 1 4 और 7 3 10। तो 7 3 10 मतलब फिर एक और जीरो को जोड़ दिया, तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना हो जाता है। तो एक 3 1 4 जोड़िए और 7 3 10 जोड़िए, ठीक है, और दोनों को गुणा कीजिए। तो 10 मतलब 1, तो 4 1 4, तो इसका भी 4 आना चाहिए, तो 4 आ रहा था। उसी प्रकार इसका चेक किए कि इसका 5 आना चाहिए, तो इसका 5 आ रहा था, ठीक है। बस सवाल बन गया। ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बोला है मिलेना और मासुका एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन में पूरा कर लेती है। मासुका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा। अच्छा, मासुका यहाँ पर बोल रहा है कि 2/5 हिस्सा। तो यहाँ पर एक क्या नाम है, मिलेना। मिलेना नाम भी कुछ अजीब अजीब टाइप है। तो ये 3/5 करेगी, ठीक है, 3/5 भाग। यहाँ पर टोटल काम हम मान सकते हैं 9 और 5 यहाँ से ले लीजिए, हर का गुणनफल करके, तो टोटल काम 45 मान लो। टोटल वर्क 45, ठीक है। तो 45 का 2/5 करवा दो, तो 45 का 2/5 और 45 का ये, तो 5 9 45, 9 दूना 18 काम ये करेगी, 5 9 45 और 9 3 27, ठीक है, इतना तो आ गया। बोला है पूरा होने के बाद काम छोड़ लेती है, उसके बाद का काम मिलेना अकेले करती है। इस तरह काम करने पर उसे 19.5 दिन लग जाते हैं दोनों को मिलकर, ठीक है। यदि मासुका मिलेना से मुकाबले ज़्यादा तेजी से काम करती है तो मिलेना को अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 काम को कुछ एफिशिएंसी से आपका ये मासुका करेगी, मासुका यहाँ पर डब्बा बना देते हैं, प्लस 27 काम को यहाँ पर मिलेना करेगी कुछ एफिशिएंसी से, तो आपका टोटल दिन लगेगा 19.5 दिन। और एफिशिएंसी में सिर्फ आपको इतना हिंट दिया है कि मासुका का जो एफिशिएंसी है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। टोटल का अगर इफिशियंसी यहाँ से देखकर हम मानना चाहें तो 5 मान सकते हैं, या फिर यहाँ से नहीं आपको मान सकते हैं। तो टोटल वर्क 45 है और टोटल डे 9 है, तो आपको पता है कि टोटल वर्क बटे में डे बराबर होता है एफिशिएंसी। तो 45 बटे में 9 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 एफिशिएंसी हो गया। और 5 में अपने से दिमाग लगाना है कि इसका ज़्यादा होना चाहिए अगर इसका 2 माने और इसका 3 माने। सवाल इतना ही हिंट दिया है। अब बोलोगे कि 2 3 अपने से कैसे रख लिए, तो 2 3 अपने से इसलिए रख लिए क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है यदि मासुका और मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, मासुका जो है इससे ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, तो इसका एफिशिएंसी 2 होगा तो इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। अरे नहीं होगा तो फिर दूसरा रखेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई पहले देख लीजिए कि हो रहा है कि नहीं। तो 3 6 18 और 2 से 12 दूनी के 24, 13 दूनी के 26 और 13.5, तो 13.5 और 6 19.5 सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्यों दूसरा देखें, ठीक है, ये सही है। तो अब पूछ रहा है कि मिलेना को अकेला काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो पूरा काम कितना है 45 और मिलेना का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 45 बटे में 2, 45 बटे में 2 यानी कि कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को 2 बार देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही रहा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला कि पार्श्व चित्र में 2 वृत्त हैं जिसके केंद्र O और O डैश है, ठीक है भाई, O है O डैश है, किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी ठीक है, चित्र आपको बना है, बनाना नहीं है। O डैश P केंद्र है, अच्छा O डैश P केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। O डैश P जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसकी त्रिज्या पर लंब होगी, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है यदि O डैश बराबर 5 है, इसका वैल्यू 5 दिया है, और OP बराबर 4 दिया है, तो O डैश P, अरे मेरे दोस्त 5 4 तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसको बोल रहा है स्पर्श रेखा है इस वाला पर, तो स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 19 डिग्री का कोण बनेगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये आधार कोण हो गया, और इसको लंब मानिए, आधार मानिए, कुछ भी मानिए, तो ये आपका 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर इसको आधार माने तो लंब 3 हो जाएगा, और इसको अगर आधार माने 4 तो लंब 3, और इसको लंब माने 4 तो आधार 3, ठीक है। ये ट्रिपलेट 5 4 3 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 5 दिया है, 4 दिया है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है मेरे दोस्त। अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए ना, ऐसे चित्र है PO O डैश, ठीक है। ए यहाँ पर दिया है 5,
तो अगर इसको 3 मानोगे तो ये 4 होगा, और इसको 4 मानोगे तो ये 3 होगा। और OP 4 दिया है, OP दिया है 4, तो ये 3 होगा। ठीक है, इसको थीटा मानोगे तो ये लंब होगा, अगर इसको थीटा मानोगे तो ये लंब होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर फिगर में अच्छा से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर, यानी कि सेट 2 का डिस्कशन लेकर। थैंक यू वेरी मच।